गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परम सिविल क्लासेस पे, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि एक बेसिक इन्वायरमेंट तैयार किया जाए या जीएस का बेसिक को पूरी तरह से क्लियर करा दिया जाए। उसमें से हम अभी तक बात कर चुके हैं लगभग, या कल हमने जहाँ पर ख़त्म किए थे, और वो ख़त्म किए थे किसको लेकर के, क्या कह सकते हैं आप उसको, हम कई देशों की संवैधानिक योजना पढ़ने का या समझने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें से हमने ब्रिटिश संवैधानिक योजना समझी थी। और ब्रिटिश संवैधानिक योजना के तहत क्या था कि वहाँ पर एक संसदीय प्रणाली, संसदीय सर्वोच्चता, संवैधानिक राजतंत्र, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सकारात्मक कानूनों का अनुपालन, ये सारी चीज़ें प्रमुख रूप से थी। ठीक, आज शुरू करेंगे हम, या जो आज मुख्य रूप से समझना है वो है हमारे साथ में वो अमेरिकी संविधान। कौन सा है? अमेरिकी संवैधानिक योजना। क्योंकि भारतीय संविधान पर अगर प्रभावों की बात की जाए तो जिन दो संविधानों का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, एक तो ब्रिटिश है और दूसरा है वो है अमेरिकी संविधान। तो अब हम अमेरिकी संवैधानिक योजना को समझने का प्रयास करेंगे। तो बात ध्यान रखना, अमेरिका जब 1776 में आज़ाद होता है तो 1776 में एक देश आज़ाद ना हो करके ब्रिटिश के 13 देश आज़ाद होते हैं। ठीक, यानी 13 उपनिवेश या 13 कॉलोनीज थी, वो फ्री होती हैं। और उन दोनों ने मिल करके या उन 13 ने मिल करके क्या किया था, एक केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना की थी, और उस केंद्रीकृत सत्ता का नाम पड़ा था अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब जाहिर सी बात है, जब समझौता हुआ होगा तो किसी न किसी एक डॉक्यूमेंट्स पे हुआ होगा कि किसको क्या करना है, किसके पास कितनी पावर्स होनी चाहिए या किसके पास कितना पावर्स दिया जाना चाहिए। अमेरिका में खास बात यह है कि जो पावर ट्रांसफर है वो स्टेट टू सेंटर था। ठीक, यानी इन 13 उपनिवेशों ने, आज तो खैर वहां पे 50 राज्य हैं, शुरुआत में क्या था कि इन 13 उपनिवेशों ने मिल करके एक केंद्रीकृत सत्ता का निर्माण किया था कि जिससे भविष्य में होने वाले या आने वाले अन्य साम्राज्यवादी खतरों से बचाव किया जा सके। और वही अमेरिका है जो आज अंकल सैम बना घूमता है, या कह लो कि पूरे दुनिया को आंख दिखाता है। ठीक, तो वो चीजें अलग हैं क्योंकि भाई उन्होंने अपना विकास किया, डेवलप हुए। तो कैसे काम किया या वहां का संविधान किस तरीके से काम किया, पहले चीज ये समझते हैं। अगर अमेरिकी संवैधानिक योजना की हम बात करें तो जैसे पहला काम क्या होता है कि हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं इस चीज को। एक, शासन के 3 अंग हैं, और शासन के 3 अंगों में अगर बात की जाए वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग तो कुछ इस तरीके का पैटर्न अमेरिका का बनता है। ठीक, इस तरीके का पैटर्न बनता है। यानी अगर इसको एक लैंग्वेज के फॉर्म में या भाषा के रूप में किया जाए तो भाषा के रूप में करने का मतलब है कि अमेरिका में शक्ति का पृथक्करण, क्या शक्ति का पृथक्करण पूरी तरीके से पाया जाता है। क्योंकि आप देखोगे शासन के तीनों अंग, चाहे वो ये विधायिका की बात हो, चाहे वो कार्यपालिका की बात हो, चाहे वो जुडिशरी यानी न्यायपालिका की बात हो, तीनों एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग हैं। और एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होने के साथ साथ जो तीर के माध्यम से दर्शाया गया है कि वह एक दूसरे को प्रतिसंतुलित करते हैं। ठीक, किसी का कोई लेना देना, मतलब लेना देना तो एक दूसरे से है ही है, क्योंकि जब तक शासन के तीनों अंग सही तरीके से कार्य नहीं करेंगे या एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके नहीं करेंगे, तब तक समस्या क्या होगी कि वो देश सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज है शक्ति का पूरी तरह से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। और उसके साथ साथ एक शब्द और यूज किया जाता है इसके साथ, वो है चेक एंड बैलेंस। कौन सा शब्द है? चेक एंड बैलेंस। इसका अर्थ क्या हुआ कि शासन के तीनों अंग अलग हैं लेकिन एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, और नियंत्रित करने के साथ साथ क्या होगा, वह एक दूसरे के साथ पारस्परिक जुड़ाव भी रखते हैं। ठीक, चेक मतलब एक दूसरे को देखना समझना,
चेक करना, बैलेंस का मतलब कि सबके बीच एक संतुलन की अवस्था भी बनी हुई है। पहला ध्यान रखना। दूसरी चीज है कि पूरी तरीके से संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन यानी फेडरल स्ट्रक्चर पाया जाता है। कैसा स्ट्रक्चर? फेडरल स्ट्रक्चर। अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या होगा? क्योंकि भारत भी फेडरल स्ट्रक्चर पर, लेकिन जो आइडियल स्टेट होता है या आइडियल स्टेज होता है कौन से प्रणाली का? फेडरल स्ट्रक्चर का, वो अलग तरीके का होता है। वो अमेरिका में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा या ज़्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे कि एक तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता पाई जाती है। कैसी है? डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई व्यक्ति है जो अमेरिका का नागरिक है, वो अमेरिका के नागरिक होने के साथ साथ वो कहाँ का भी नागरिक है? वह उस वहाँ के स्टेट का भी नागरिक है। जैसे भारत अगर मान लो अमेरिकी प्रणाली पर होता तो आप पहले उत्तर प्रदेश के नागरिक होते, फिर भारत के नागरिक होते। लेकिन आप भारत में एकल नागरिकता है, भारत में केवल आप किसके नागरिक हो? भारत के नागरिक हो। आप रेजिडेंट हो सकते हो, किसी दूसरे स्टेट के नागरिक नहीं हो सकते हो, क्योंकि वो प्रणाली हमने पूरी अपनाई नहीं है। तो पहला चीज है दोहरी नागरिकता है। दूसरी चीज है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, रेजिडुअल पावर्स हैं, अवशिष्ट शक्तियां, और अवशिष्ट शक्तियां यहां पर किसके पास हैं? राज्यों के पास है। रेजिडुअल पावर्स किसके पास है? राज्यों के पास है। उसका कारण ये है कि जब अभी हमने थोड़ा बहुत कहानी समझा था कि अमेरिका आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ में जब वो 13 स्टेट या 13 उपनिवेश ब्रिटिश दासता से मुक्त हुए तो उन्होंने क्या किया? एक सेंट्रलाइज प्रणाली की स्थापना की और सेंट्रलाइज प्रणाली के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की। शुरुआत में अमेरिका परिसंघ था, कन्फेडरेशन था, और कन्फेडरेशन में एक जो पॉइंट पाया जाता है, एक बिंदु जो पाया जाता है, उसका अर्थ क्या है कि राज्य जब चाहे तब केंद्र से अलग हो सकते हैं। ठीक, बाद में गृह युद्ध के बाद में इस क्लॉज को हटाया गया कि यानी राज्य अब अलग नहीं हो सकते, संगठन हमेशा के हमेशा बना रहेगा। लेकिन जब जाहिर सी बात है बंटवारा जो करेगा, पावर्स जो दूसरे को देगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो बचा हुआ है या जो उस समय पे नहीं समझ में आएगा, जाहिर सी बात है अपने पास रखेगा। उनको रेजिडुअल पावर्स कहते हैं। अब 1776 में ये कॉन्सेप्ट बन रहा था आज़ादी के बाद में, और 1776 के बाद से क्या होगा फिर? जब जब आगे चल करके जो विषय उस समय पे समझ में आए उनको उन्होंने बांट लिया कि इस पर केंद्र कानून बनाएगा या केंद्र शासन करेगा, इस पर राज्य शासन करेंगे। अब जो नहीं समझ में आए उनका कौन तय करेगा? अब जो नहीं समझ में आए उनको तय करने के लिए क्या कर दिया गया कि ये अब राज्य इन पर शासन करेंगे। तो वहां पर राज्य ज्यादा मजबूत हैं केंद्र की अपेक्षा। अब तो केंद्र मजबूत है, लेकिन शुरुआती। तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? राज्यों के पास है। दूसरा चीज, और अगर अमेरिकी संवैधानिक योजना की बात की जाए तो कल भी हमने बात की थी कि शासन प्रणाली वहां पर कैसे है? अध्यक्षीय शासन है। कैसा शासन है? अध्यक्षीय शासन, यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का क्या होता है? मतलब कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा, राष्ट्राध्यक्ष होगा, वो नाम मात्र का ना हो करके वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष होगा, यानी वास्तविक अध्यक्ष होगा। यानी पूरी तरह से शक्ति किसके हाथ में होगी? उसी के हाथ में होगी, या वही तय करेगा कैसे क्या करना है। ठीक, अब हेड ऑफ स्टेट यानी जो वहाँ हेड ऑफ स्टेट को राष्ट्रपति की संज्ञा दी गई है, ये एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से इसका चुनाव किया जाता है। निर्वाचक मंडल यानी एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, और वो राष्ट्रपति अपने पूरे जीवन काल में 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 टर्म तक बन सकता है, और प्रत्येक टर्म उसका कितना होता है? 4 वर्ष का होता है। यानी एक राष्ट्रपति अधिकतम या एक व्यक्ति अधिकतम 8 साल तक वहां का राष्ट्रपति रह सकता है। अगर कुछ चीजें और लोग कहते हैं कि अगर भगवान साथ दे दें और अन्य तरीके हो जाएं तो 10 साल तक हो सकता है, लेकिन उसके सिनेरियोज अलग हैं। इतना मेहरबान तो ऊपर वाला नहीं होता किसी के ऊपर कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही सारी चीजें होती चली जाए। तो इतना ध्यान रखना कि 4 वर्ष के लिए 2 बार एक व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक, दूसरी चीज है, राष्ट्रपति को जो हटाने का तरीका है वो महाभियोग है।
हटाने का तरीका क्या है? वो केवल क्या है? महाभियोग है। और अमेरिकी राष्ट्रपति का महाभियोग और भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में बेसिक डिफरेंसेस हैं। भारतीय राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है वो केवल विधायी प्रक्रिया है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी है वो? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। समझेंगे जब भारत का राष्ट्रपति समझ रहे होंगे, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग जब पढ़ रहे होंगे, तब वहां पर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में और अमेरिकी राष्ट्रपति के महाभियोग में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक। और जाहिर सी बात है कि राष्ट्राध्यक्ष को सलाह मशवरा देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। अध्यक्षीय शासन है तो अध्यक्षीय शासन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। कैसी होती है? पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। यानी जैसे संसदीय शासन में क्या समझा था? संसदीय शासन में एक क्लॉज आ जाता है कि मंत्रियों का चयन कहां से होगा? विधायिका से होगा। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति जिस भी व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति को मंत्री बना सकता है, बशर्ते वो राष्ट्रपति के नजर में योग्य होना चाहिए या उसकी योग्यता इस तरीके से होनी चाहिए। पूरी तरह से स्वतंत्र है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाए। ठीक। अगर हम विधायिका की बात करें, चलो कार्यपालिका की बात हो गई, विधायिका की बात करें तो विधायिका यहाँ की 2 सदनीय है। कैसी है? विधायिका 2 सदनीय विधायिका है। और द्विसदनीय विधायिका जाहिर सी बात है फेडरल स्ट्रक्चर में आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अब केंद्र के पास ज्यादा पावर है या पूरे स्टेट या पूरे देश को संभाल रहा है। तो समस्या क्या है कि केंद्र अतिक्रमण कर सकता है। ऐसे में केंद्रीय प्रशासन में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और यहाँ की जो लोअर सदन है उसको हम प्रतिनिधि सभा या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। सीनेट को आप उच्च सदन मान सकते हैं, यानी भारत के राज्यसभा की भांति, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भारत के लोकसभा की भांति मान सकते हैं। यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है? लोअर हाउस है। कैसा हाउस है? निम्न सदन है। और सीनेट कैसा हो जाएगा? अपर हाउस है, उच्च सदन हो जाएगा। दूसरी चीज है, ठीक, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट मेथड से होता है। और कितने वर्षों के लिए होता है? 2 साल के लिए होता है। यानी जो भी सांसद होगा प्रतिनिधि सभा का, वह सांसद केवल 2 वर्षों के लिए चुना जाएगा और डायरेक्ट मेथड से यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन रीति से उसका चुनाव किया जाएगा। वहीं अगर सीनेट की बात की जाए तो सीनेट का चयन कुल मिलाकर के भारत के जैसे राज्यसभा है वैसे ही होता है। कितने टर्म के लिए? ये एक पहली चीज तो यह ध्यान रखना कि सीनेट एक अस्थायी सदन है। जैसे भारत की राज्यसभा अस्थायी सदन है, यानी इसका विघटन कभी नहीं होगा। समाप्त जो होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पर भी प्रतिनिधि सभा होगी, अस्थायी सदन। अस्थायी सदन होने के साथ साथ जैसे भारत में है कि 2 वर्ष बाद क्या होगा? 1/3 यानी 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक सदस्य कितने साल तक कार्य कर सकता है? वह 6 वर्ष तक कार्य कर सकता है। ठीक, अपर हाउस है। इन चीजों को ध्यान में रखना। दूसरी चीज ये है कि ध्यान रखना कि यहाँ पर जो सदस्य संख्या है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो जनसंख्या के अनुपात में है। और ये सदस्य संख्या कितनी है? अमेरिका में 435 है और 435 सदस्य होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। लेकिन उनका इलेक्शन उसी निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्ति का किया जाता है, जिस पर डिमांड आ रही है कि भारत में भी ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई वहां पे लड़ना चाहता है, मान लो टेक्सास की सीट से या न्यूयॉर्क की सीट से चुनाव लड़ना चाहता है, तो वह व्यक्ति उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। यानी उस निर्वाचन क्षेत्र में उसके इलेक्टोरल लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। भारत में ये व्यवस्था नहीं है। जैसे भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं गुजरात के रहने वाले, चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? बनारस से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले, चुनाव लड़ते हैं साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में जाकर के। ये व्यवस्था थोड़ा सा डिफर करती है भारत के साथ और अमेरिका के साथ में। ठीक, ये चीज ध्यान रखें। और दूसरी चीज कि यहाँ पे अगर जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है, शुरुआत में यहाँ पर भी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया। जैसे भारत में राज्यसभा का अगर सोच लो तो
कि मतलब 250 सीटें हैं राज्यसभा में, 250 सीटों में से 31 सीटें तो केवल उत्तर प्रदेश लेके बैठा है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके पास एक ही सीट है। तो जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन राज्यों का होना चाहिए वो भारत में नहीं हो पाता है। ये शुरुआत में अमेरिका में भी अपनाया गया था, लेकिन जब छोटे राज्यों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने तय कर दिया कि 2 सदस्य होंगे प्रति राज्य की दर से। यानी एक राज्य से कितने सदस्य हो सकते हैं? केवल और केवल 2 सदस्य हो सकते हैं। यानी अमेरिका में 50 राज्य हैं तो इनके सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? केवल 100 हो जाएगी। यानी उससे ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते, या उससे ज्यादा अगर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? आप इनको फिर से संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जैसे भारत में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है या इसकी अध्यक्षता कौन करता है? उच्च सदन की वो उपराष्ट्रपति करता है, और यहां पर भी उपराष्ट्रपति करता है। ठीक, तो ये चीजें ध्यान रखना। विधायिका को संबंध में द्विसदनीय विधायिका है, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा गया कि प्रतिनिधि सभा और क्या कह सकते हैं आप सीनेट किस देश की या किस राज्य की क्या कहते हैं उसको विधायिकाओं के नाम है या संसदों के नाम है। तो ध्यान रखना कहाँ का है? अमेरिका का है। कॉमन्स सभा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स या लॉर्ड सभा ये कहाँ की हैं? ये ब्रिटेन की हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें होंगी। अगला आता है कि चलो विधायिका पे बात हो गई, कार्यपालिका पे बात हुई, अगला क्या बचा? वो है न्यायपालिका, जुडिशरी। अगर हम न्यायपालिका की बात करें, जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी पूरी तरह से स्वतंत्र है। कैसी है? पूरी तरह से स्वतंत्र है, कोई लेना देना नहीं। जैसे ब्रिटेन में हमने देखा था ओवरलैप करते हैं, क्योंकि जो 12 लॉ लॉर्ड्स होते हैं राज्यसभा से वही वहां के सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र, क्योंकि अगर समझौते के माध्यम से केंद्र का निर्माण किया गया है तो बात क्या आ जाएगी इस बात को लेकर कि कल को कभी भी विवाद हुआ केंद्र और राज्य के मध्य या राज्यों के बीच आपसी विवाद हुआ तो उसको संभालेगा कौन? तो न्यायपालिका को पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया। दूसरी चीज है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक परीक्षण का अधिकार इनके पास है। न्यायिक परीक्षण का अधिकार करने के साथ साथ ठीक एक और शब्द होता है, उसको बोलते हैं अधिनिर्णय यानी एडजुडिकेशन। अधिनिर्णय का सीधा सा अर्थ हुआ कि किस कानून के किसी क्लॉज की व्याख्या करना कि वह संविधान की मूल भावना के अनुसार है या नहीं, या उसकी मूल भावना को बताना। किसी भी कानून की मूल भावना को बताना, किसी भी अनुच्छेद की मूल भावना के आधार पर अर्थ उसका निर्धारण करना, ये अधिनिर्णय होता है। यह सामान्यतः लगभग सभी न्यायपालिकाओं में पाया जाता है। लास्ट है वो है संविधान की व्याख्या करना। किसी भी देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के पास ये व्यवस्था होती है, वो खासकर वहां जहां पे लिखित संविधान होता है कि संविधान में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम ले लें, लेटेस्ट सिनेरियो ले लें, ठीक, कि अभी क्या हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से एक सवाल पूछा है कि क्या, क्योंकि वीटो पावर की अगर बात की जाए तो वीटो पावर कार्यपालिका की अपनी कह सकते हैं एक हिसाब से विवेकाधीन शक्ति होती है। वो होल्ड कर सकती है विधेयकों को, क्या उसको क्या करते हैं, पारित भी कर सकती है। समय सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया गया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार यह निर्देश दिया है। अब क्या हुआ कि हाल ही में एक हाई कोर्ट ने क्या किया कि 3 महीने तक जो पेंडिंग बिल थे उनको सबको पारित घोषित कर दिया है। तो सवाल यह बनता है कि क्या भारतीय संविधान या भारत के संवैधानिक उपबंधों के अधीन जो जुडिशरी है वो विधायी कार्यों में या कार्यपालिका की शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं कर सकती है? इसको लेकर के 143 के तहत सवाल पूछा गया है, क्योंकि ये विधि का प्रश्न है, तथ्य का प्रश्न है, और जिसको एक शब्द यूज किया जाता है कि सब्सटेंशियल लॉ ऑफ क्वेश्चन है, यानी विधि का सारवान प्रश्न है। और ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय से अगर सवाल पूछा गया है तो एक संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा। और संवैधानिक पीठ के गठन का मतलब क्या हुआ कि कम से कम कितने सदस्य होंगे उसमें? 5 सदस्य, ये 5 जज बैठ करके कार्य करेंगे। तो उन चीजों को ध्यान में रखना, वो संविधान की व्याख्या ही है। ठीक, दूसरा, जैसे वहां पर सकारात्मक कानूनों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी, यहां पर प्राकृतिक न्याय के आधार पर, प्राकृतिक न्याय
या नैसर्गिक न्याय। ऐसे कानूनों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है या इनका अनुपालन किया जाता है और इनका मानना सकारात्मक विधि अंतिम सत्य नहीं है जब तक वह नैसर्गिक कानूनों के साथ कार्य न करती हो। अब जाहिर सी बात है कि कानून बनाने वाले सारे व्यक्ति ही बैठे हैं, सारे लोग ही बैठे हैं, तो एक समस्या तो आ ही सकती है कि व्यक्तियों से गलतियां होंगी। अगर गलतियां होंगी तो उसके बारे में अंततः जस्टिफिकेशन कौन करेगा कि गलत क्या है या इसका सही अर्थ क्या हो सकता है, तो वो सारी चीजें कौन करेगा? प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर वहां की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, न्यायपालिका करेगी। और जहां पर भी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत पाया जाएगा, ये यूपीएससी ने सवाल पूछा है तो कभी भी आप लोगों से भी पूछा जा सकता है, और ज्यादा देर नहीं भी 1-2 साल पहले पूछा गया है। और वो सवाल क्या था कि एक शब्द यूज होता है, उसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हिंदी में बोलते हैं यथोचित विधि प्रक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना। यथोचित विधि प्रक्रिया का मतलब कि जैसा कि वह उचित प्रक्रिया हो, उसके तहत कार्य करना हो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जैसे क्या हुआ कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इंग्लैंड में पाई जाती है। अमेरिका में क्यों, इंग्लैंड में क्यों उसको ज्यादा प्राथमिकता मिलती है? क्योंकि रीजन है, क्योंकि वहां पे सकारात्मक कानूनों का अनुपालन किया जाता है। जहां जहां पे भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा या जहां जहां पे भी प्राकृतिक न्याय, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाएगा, वहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अनुपालन किया जाएगा, क्योंकि आपको तय करना होगा इसके हिसाब से प्लस संविधान के हिसाब से कि कानून जो बनाया गया है वह कानून इनके अकॉर्डिंग सत्य है या नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होगा कि जो न्यायपालिका है वो प्रोसीजर तो चेक करेगी ही करेगी, यानी प्रक्रिया तो क्रॉस चेक कर सकती है, साथ ही साथ ये भी चेक करेगी कि उस कानून में लिखा क्या गया है, यानी जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस का भी होगा और किसका होगा, कंटेंट का भी होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये अमेरिकन प्रणाली है, और अमेरिकन प्रणाली के बारे में ध्यान रखना। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और आवश्यक हैं जानना, क्योंकि बार बार आप जब आगे चल करके आप पढ़ोगे तो जो प्रभाव दिखेगा संविधान का, जैसे आप आर्टिकल 14 की बात करोगे तो आर्टिकल 14 में क्या किया गया भारतीय संविधान के कि 2 फ्रेजेज यूज किए गए, एक अमेरिका से लिया गया था और दूसरा कहां से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था। तो उन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप भारत के राष्ट्रपति के बारे में समझोगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति से आपको तुलना की जाएगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि कार्य कैसे होते हैं अमेरिका के और कैसे कार्यों को अपनाया गया, किस तरीके से भारत में अपनाया गया। तो क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है, उन चीजों को ध्यान में रखना। सबसे पहला तो बहुत महत्वपूर्ण है, यही चीज है। सवाल यही पूछा जाता है कि शक्ति के पृथक्करण एवं उसके साथ चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत सब प्रमुख रूप में कहां पाया जाता है? तो कहां पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। दूसरा सवाल है संघात्मक शासन प्रणाली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? अमेरिका है। तीसरा सवाल है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, कहां? अमेरिका। ठीक। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है। अच्छा, जो निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा उसका काम है केवल अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव करना, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता है। ये बात भी ध्यान रखना। ठीक। या तब तुलनात्मक बात की जाएगी तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट कहाँ के मतलब विधायिकाएं हैं, तो ये कहाँ की हैं? अमेरिका की विधायिकाएं हैं। और बाकी ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय न्यायपालिका के लिए भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक। आगे चलते हैं, 2 और समझेंगे जो खासकर उन्हीं संवैधानिक प्रावधानों का, योजनाओं का समझने का प्रयास करेंगे जो या तो पूरी तरह से अलग हैं, या तो पूरी तरह से अलग होने के साथ साथ क्या होगा कि वह संवैधानिक योजनाएं कैसी होंगी जिनका भारत पर कायदे से इंपैक्ट है। तो कायदे से इंपैक्ट तो केवल 3 का है। 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम के साथ साथ और कौन सा बचता है? वो हो गया अमेरिकी संवैधानिक योजना और भारतीय संवैधानिक योजना। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगला है वो है स्विट्जरलैंड की, कौन सी है? स्विस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम।
स्विट्जरलैंड की या संवैधानिक योजना। अब ये सारी चीजें अगर आप लोगों कई बार ये बात हो चुकी है कि फेडरेशन क्या होता है, कन्फेडरेशन क्या होता है, इन सब में डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो अब उतना समय नहीं लगेगा, हम आराम से फटाफट पढ़ समझ लेंगे। अब जैसे मैं कह दूं कि जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशनल या स्विट्जरलैंड का संविधान है वो फेडरल है। कैसा है? फेडरल स्ट्रक्चर पर है, यानी कौन सा शासन प्रणाली पर है? संघात्मक शासन प्रणाली पर। इसका अर्थ क्या हुआ कि केंद्र की शक्तियां अलग होंगी, राज्य की शक्तियां अलग होंगी, और दोनों अलग अलग तरीके से कार्य करेंगे, अलग अलग उनके कार्य व्यवहार होंगे, तो उसमें अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब इसी के तहत और इसका अगर बंटवारा कर दिया जाए तो केंद्रीय स्तर पर क्या काम करेगा? जाहिर सी बात है कि जब फेडरल स्ट्रक्चर होगा तो केंद्रीय विधायिका कैसी होगी? द्विसदनीय होगी। और द्विसदनीय में इन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, कुछ नया नाम रखा, एक को नेशनल काउंसिल कह दिया यानी राष्ट्रीय परिषद कह दिया, और दूसरे को राज्य परिषद कह दिया यानी काउंसिल ऑफ स्टेट कह दिया। राज्य स्तर पर दो तरीके के काम करते हैं, यानी अगर यहाँ पे जो स्टेट हैं उन स्टेट को पहली चीज तो कैंटन कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना, और ये सवाल पूछा गया है, और दूसरे को हाफ कैंटन कहते हैं। अर्ध कैंटन और कैंटन है। अगर फिर से वही आपसे पूछ लिया जाए कि कैंटन और अर्ध कैंटन कहाँ या किस देश की व्यवस्थाएं हैं, तो कहाँ की होंगी? वह स्विट्जरलैंड की होंगी। ठीक। नेशनल काउंसिल का जो चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार पर होता है, एडल्ट सरफेस पे। सीधी सी बात है, और कोई ज्यादा समझने वाली बात है नहीं। 200 सदस्य होते हैं, पार्टी लिस्ट सिस्टम होता है, और वो क्या कह सकते हैं यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के माध्यम से चुनाव होगा, वयस्क मताधिकार। दूसरी बात है जो काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्य होंगे, ठीक, ये भी ध्यान रखना, ये 2 सदस्य प्रति कैंटन होंगे और 1 सदस्य प्रति हाफ कैंटन होगा, यानी हाफ कैंटन कह लो छोटे राज्य। नामनक्लेचर अंतर है, बाकी चीजें एक हैं, व्यवस्थाएं दो, वहां कैंटन हाफ कैंटन की एक जैसी हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस आ जाता है। अब कुल मिलाकर बात किया जाए तो ब्रिटिश कह रहा हूँ, स्विट्जरलैंड संवैधानिक योजना में या स्विट्जरलैंड में 20 कैंटन है और 6 हाफ कैंटन है। अब काउंसिल ऑफ स्टेट की संख्या कितनी हो जाएगी आप लोग खुद तय कर लो, यानी 20 गुणे 2 कितने हो जाएंगे? 40, और यहाँ से 6 आ जाएंगे, तो काउंसिल ऑफ स्टेट की पूरी संख्या हो जाएगी 46। तो यहाँ पे बात किया जाए नेशनल काउंसिल में, तो नेशनल काउंसिल में कुल कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य होते हैं जनसंख्या के अनुपात। ठीक। तो जैसे भी फेडरल स्ट्रक्चर आपसे कहा जाएगा, आपके दिमाग में एक बात तुरंत आ जानी चाहिए कि एक होगी केंद्र की अपनी, दूसरी होगी केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा। ठीक। सबसे जो खास बात है जो स्विट्जरलैंड को यूनिक बनाती है वो है इसकी कार्यपालिका, और हमने पहले ही पढ़ा है कि कार्यपालिका के स्तर पर क्या है कि स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। कैसी कार्यपालिका? बहुल कार्यपालिका। और यहां की बहुल कार्यपालिका में कुल 7 सदस्य होते हैं, और इन 7 सदस्यों में से एक को राष्ट्रपति कह दिया जाता है। ये बात ध्यान रखना, क्या कह जाता है? राष्ट्रपति कह दिया जाता है। एक को अध्यक्ष कह दिया जाता है, बना दिया जाता है, बाकी 6 को मंत्री बोला जाता है। इस अध्यक्ष के पास बहुत ज्यादा शक्ति नहीं होती जैसे अमेरिकी प्रणाली या वहां के सेटअप पे है। यह अध्यक्ष कैसा होगा? नॉमिनल होगा या नाम मात्र का अध्यक्ष होगा। दूसरी चीज ध्यान रखना कि हर साल रोटेशन वाइज इनमें से जो 6 हैं इनमें से एक अध्यक्ष बनता चला जाएगा। इन 7 में से हर साल राष्ट्रपति बदलेगा और कोई नया राष्ट्रपति बनेगा, किनमें से? उन्हीं 7 लोगों में से ये खेल चलता रहेगा। एक बात ध्यान रखना। ठीक। चुनाव कैसे किया जाता है? तो वो चुनाव होगा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन से। कैसे? दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन से। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। यह रोटेशन चलता रहता है इन लोगों का। बात ध्यान रखना, हर साल नया राष्ट्रपति, प्रतिवर्ष नया राष्ट्रपति चुना जाता है।
तो ये ध्यान रखना बहुल कार्यपालिका के स्तर पर। तीसरा या जो अंतिम पॉइंट है इसके बारे में ध्यान रखना कि स्विट्जरलैंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। कैसा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहने का मतलब क्या हुआ कि जनता स्वयं पार्टिसिपेट करती है कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में। स्वयं पार्टिसिपेट करने का अर्थ क्या हुआ कि कुछ दो पॉइंट होते हैं, एक को कहते हैं पहल और दूसरे को कहते हैं जनमत संग्रह। ये बात हमने पहले भी की है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तौर पर। और तीसरा पॉइंट आप रख सकते हैं वो है वापस बुलाने का अधिकार। राइट टू रिकॉल। पहल क्या हुआ? पहल का सीधा सा अर्थ हुआ जैसे कानून बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग होती है, मसौदा होता है, वो सामान्यतः कोई मंत्री तैयार करता है या कोई विधायिका का सदस्य तैयार करता है। यहां जनता स्वयं ड्राफ्टिंग कर सकती है। जनता स्वयं क्या कर सकती है? प्रारूप तैयार कर सकती है। ठीक है, बात ध्यान रखना। अब प्रारूप तैयार करें तो इसको पारित भी होना चाहिए। तो इसको कब रखा जाएगा? वहां की नेशनल काउंसिल में या काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। एक बात ध्यान रखना कि अगर संविधान संशोधन की बात है तो 1 लाख मतदाता, कितने? 1 लाख मतदाताओं की स्वीकृति चाहिए, यानी इतने लोग अगर साइन कर दें तो संविधान संशोधन करवा सकते हैं जनता स्वयं पहल के माध्यम से। अगर सामान्य कोई कानून बनाना है तो कितने चाहिए? फिर 50,000 चाहिए। अगर इतने लोग किसी एक पॉइंट पे जाकर के स्वीकृत हो जाते हैं या कोई किसी पॉइंट को लेकर के सहमति में आ जाते हैं तो क्या होगा कि वो एक तो संविधान संशोधन करवा सकते हैं, यानी कोई सामान्य भी पारित करवा सकते हैं। ठीक। जनमत संग्रह का मतलब क्या हुआ कि यदि सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो जनता के समक्ष रखा जाएगा कि वो पॉलिसी सही है या नहीं है, कि जनता को जानने के लिए, जनता की इच्छा को जानने के लिए उस पॉलिसी का मतलब है, यानी जनता पूरी तरीके से तय करेगी कि ये बात सही है या गलत है, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट है, क्या बचा? वो है वापस बुलाने का अधिकार। वापस बुलाने का अधिकार का अर्थ क्या हुआ कि मान लो हमारे यहाँ से अनुस्वर चुनाव लड़ते हैं और ये भारी वोटों से जीत जा करके या एक हिसाब से मान लो निर्विरोध जीत करके जाकर के संसद में बैठ जाते हैं। अब हमको उम्मीद क्या है कि ये बढ़िया काम करेंगे हमारी क्षेत्र के लिए, अच्छी जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको लेकर के काम करेंगे। अब ये नहीं कर पा रहे हैं, या करप्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए हैं, करना ही नहीं चाह रहे हैं, अपने साथ के लोगों को काम बांट रहे हैं, बाकी जनता उपेक्षित पड़ी हुई, कार्य सही से नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेगी जनता? उनको कह देगी भैया एक काम करो, वहां से वापस चले आओ, हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की तुमको कोई आवश्यकता नहीं है। यानी राइट टू क्या होगा? रिकॉल होगा। ये भी आप लोग तय कर लेना चाहिए, तय कर लेना कि भारत में यह व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक, वैसे भारत में है नहीं। तो ये सामान्य चीजें कुछ हो गई जिनको किसके तहत मान सकते हैं आप? स्विट्जरलैंड की। एक लास्ट हम समझेंगे, वो है जर्मनी। जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम या जर्मन संवैधानिक योजना कैसे कार्य करती है? जर्मन संवैधानिक योजना पूरी तरह से मिक्सअप है। बात ध्यान रखना, मैं 2 पॉइंट लिख करके छोड़ दूंगा कि फेडरल सिस्टम प्लस पार्लियामेंट्री, संघात्मक शासन और संसदीय शासन, यानी लगभग भारत के जैसा हो गया। ठीक। तो इसको ध्यान में रखना। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब कि बटे होगी शक्तियां। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब हो गया कि जो मंत्री परिषद होगी किसके माध्यम से चुनी जाएगी? विधायिका के माध्यम से चुनी जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना। दूसरी बात, यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट होगा या हेड ऑफ स्टेट की बात कर लें, वो कहते हैं फेडरल। जो राष्ट्रपति होगा यानी इस सेटअप के तहत जो आएगा वो नॉमिनल होता है, नाम मात्र का होता है, जो सामान्यतः पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही होता है। दूसरा, जो जब तो फिर नॉमिनल होगा तो एक्चुअल हेड कौन होगा? वास्तविक सत्ता किसके पास होगी? जैसे भारत में प्रधानमंत्री के पास है, यहाँ पर किसके पास होगी? वो है चांसलर के पास होगी।
प्रधानमंत्री के तौर पर ही कार्य करता है। तो वास्तविक शक्तियां चांसलर के हाथ में है। फेडरल जो प्रेसिडेंट है वो नाम मात्र का राष्ट्रपति होगा। और जो संघीय विधायिका की बात करें, ये सवाल भी पूछा गया है, बात ध्यान रखना। किसकी बात करें अगर हम संघीय विधायिका की बात करें तो द्विसदनीय है। द्विसदनीय विधायिकाओं को में से एक को बुंदेस्टाग और दूसरे को बुंदेस्त्रात कहा जाता है। उसका नाम रखना, याद रखना, बुंदेस्टाग और बुंदेस्त्रात। क्या पता पूछ ही लिया जाए, और पूछा गया भी है। पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है सारी चीजें। ठीक, बुंदेस्टाग सेम है लोकसभा, यानी ये कैसा होगा, निम्न सदन होगा। बुंदेस्त्रात कैसा होगा, उच्च सदन होगा। निम्न सदन के साथ साथ उच्च सदन होगा। ठीक, जैसे भारत में क्या है कि भारत में भी तो व्यवस्था वही चलती है कि जो निम्न सदन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चलता है। उच्च सदन होगा वो कैसा चलेगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। तो ये चीजें ध्यान में रखना। दूसरी सबसे खतरनाक चीज है, उसको बोलते हैं क्रिएटिव नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को ध्यान में रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव कौन से देश में पाया जाता है। और रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव विधायिका में रखा जाता है कि अब विधायिका का, ठीक, कार्यपालिका में विश्वास नहीं है, यानी कार्यपालिका जैसा विश्वास प्रस्ताव पारित होगा कार्यपालिका समाप्त हो जाएगी या मंत्रिपरिषद को पूरी तरीके से इस्तीफा देना पड़ेगा। वहां पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। अब भारतीय व्यवस्था कैसी है कि अविश्वास प्रस्ताव बस इसी नाम पे रखा जाएगा कि विश्वास नहीं है। रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव में एक पॉइंट और ऐड किया जाएगा, ये तो ऐड होगा ही होगा कि विधायिका का विश्वास कार्यपालिका पर नहीं है। यानी विधायिका ने क्या किया है, कार्यपालिका ने क्या किया है कि विधायिका में अपना विश्वास खो दिया। लेकिन साथ ही साथ उसमें ये पॉइंट भी रखना पड़ेगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ये क्रिएटिव है, रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव है। इससे क्या होता है कि राजनीतिक अस्थिरता नहीं आती है, क्योंकि जैसे भारत की अगर बात करें तो लोकसभा का अगर विघटन हो गया तो अगला चुनाव कराया जाएगा। चुनाव कराने तक क्या होगा कि उसमें समय लगेगा और जो नीतियां चालू थी या जिन नीतियों का क्रियान्वयन किया जाना था वह सारी नीतियां ठंडे बस्ते में चली जाएंगे कुछ समय के लिए। ऐसे में अगर उसी अविश्वास प्रस्ताव में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये निहित हो जाए तो उन पॉलिसियों में से जो उसको ठीक नहीं लगेगा उनको छोड़ देगा, बाकियों को आगे लेकर के चलता रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता नहीं बनती है। और एक चीज और ध्यान रखना कि इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट यहाँ पर स्थगित कर दिए जाते हैं पूरे तरीके से। उसके साथ जर्मन के, और अगर एक और पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो भी चुनाव होता है वो होता है 2 बैलेट सिस्टम पे। किसके, 2 वोट की प्रणाली है, 2 वोट मतदान होता है। पहला वोट आप दोगे अपने जिले के सदस्य के निर्वाचन के लिए, और दूसरा वोट आप दोगे वो किसके के लिए, अपनी फेवरेट पार्टी के लिए। आधे सदस्य बुंदेस्टाग यानी वहां का जो लोअर हाउस है वो क्या कहते हैं, एक के माध्यम से भरे जाएंगे, आधे फेवरेट पार्टी सिस्टम के माध्यम से भरे जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें समानुपातिक रूप से भी चलती हैं और ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो व्यवस्था होनी इसलिए चाहिए, इस चीज को समझो कि भारत में अगर आप देखोगे, आप पिछले कई इलेक्शंस का रिजल्ट देख लो, जो पार्टी सरकार बनाती है आमतौर पर वो आधे वोट भी नहीं पाती है, क्योंकि भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है कि आप रेस में दौड़े हो और सबसे आगे निकल गए हो, बस आप जीत गए हो। कुछ ना कुछ तो लक्ष्य रखना चाहिए कि 100 मीटर भागना है, 200 मीटर भागना है। अगर साथ के जितने भी उनके कंपटीटर थे वो 50 मीटर के बाद गिर जा रहे हैं तो वो 51 मीटर दौड़ करके भी वो जीत जाएगा। तो ये एक समस्या आती है। दूसरी समस्या ये आती है कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी होती हैं जो पार्टियां चुनाव में कुछ ना कुछ मात्रा में वोट पाती हैं लेकिन उनका एक भी सदस्य नहीं होता है। ठीक, उनका एक भी सदस्य नहीं होता, सबसे पहली चीज ये है। ऐसी बहुत सारी पार्टियां आप देख सकते हो
क्या उनको उनके अनुपात में जितना वोट उनको मिला है उस अनुपात में उनको भी लोकसभा में या राज्यसभा में बहुमत मिलना चाहिए या उनके रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ये एक तरीका हो सकता है कि जहां पर जितना वोट जिसको मिला है या जिस पार्टी को मिला है उस वोट के माध्यम से, वोट परसेंटेज के माध्यम से उसको रखा जाए। ठीक, तो आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग जो भारतीय संविधान की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब, क्योंकि अभी हमने लगभग जो मुख्य रूप से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स हैं या जिन पर भारत का बहुत ज्यादा प्रभाव है, ये जो थोड़े से यूनिक हैं उनको समझ लिया है। ठीक, अब बचता क्या है कि भारत की संविधान सभा या भारतीय संविधान कैसे वर्क करता है या भारतीय संविधान में क्या है, तो उन सब की शुरुआत हम कल से करेंगे। जैसे कल हम पढ़ेंगे कहां से कहां तक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 भारत शासन अधिनियम तक। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, कमेंट करना, आपका जो क्या क्वेश्चन होगा उसको कमेंट कर देना। ठीक, धन्यवाद।